अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 360 डिजिटल के साथ सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है और हमें आज स्टूडियोज में ज्वाइन किया है एक ऐसे सहाफी ने जो कि ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं, जिनके पास वो खबरें भी होती है जो अमूमन हम स्टूडियो में बैठे हुए सहाफियों के पास नहीं होती। हमारे पास साथ मौजूद हैं जनाब हसनैन चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ हसन, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी बारिश में आपने हमें अपना वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि बारिश के क्या हालात हैं और क्या आपका इलाका जो है वो इस वक्त महफूज है? जी, इलाका तो महफूज है, लेकिन इलाके में रहने वाले लोग हैं वो पानी से महफूज नहीं है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैं खुद भी जब ऑफिस पहुंचा हूँ तो पानी के अंदर से गुजर के जो है वो यहाँ पर आना पड़ा है, क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा, बल्कि अभी भी बारिश बहुत तेज हो रही है और हर तरफ जो है वो पानी ही पानी नजर आ रहा है। पूरा जो तो इलाका उनका हसनैन, वो जो 360 बसेस थी या वो क्या गाड़ियां थी, वो कहाँ से निकाल रही हैं? वो पानी कहाँ से निकाल रही हैं? क्योंकि जिससे भी पूछो पानी तो है। हम ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर लें, जैसा आपने बताया, तो गाड़ियां बस जो है ना वो हवा में होती हैं या बराए नाम होती है। वो इतनी ज्यादा गाड़ियां नहीं है जितनी बताई जाती हैं। कुछ मखसूस गाड़ियां हैं जो एक मखसूस एरिया में बस एज ए फॉर्मेलिटी के तहत वर्किंग करती हैं। उनका कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी इफेक्टिव चीज हो गाड़ी की वजह से कुछ जल्दी पानी निकल जाए, क्योंकि बारिश बहुत तेज है। और इन्होंने, इनकी जो प्लानिंग थी ना, क्योंकि इन्होंने जो मुल्तान रोड, आप अगर देखा हो, आपने देखा ही होगा, जाहिर बात, उधर से गुजर के जाते हैं आप, तो मुल्तान रोड के साथ जब वो ऑरेंज शेड पर देखी तो उसके साथ जो उन्होंने वो ड्रेन बनाई है, वो ड्रेन की निकासी कोई नहीं है। तो उसकी वजह से वो मतलब पूरा मुल्तान रोड पानी से भरा हुआ है और पूरा बुरी हालत है इस वक्त के। वहां से गाड़ियां जो है वो पूरी पानी के अंदर से गुजर के जाती है और इतना ट्रैफिक का फ्लो जो है वो खराब हो रहा है। और शहरी जो है वो बड़ी स्लो ट्रैफिक है, जिसकी वजह से लोगों की मोटरसाइकिलें बंद हो रही है, रिक्शे बंद हो रही है, गाड़ियां बंद हो रही है, बल्कि गाड़ियों की जो नीचे जो है वो लगे होते हैं सेफ गार्ड, वो टूट जाते हैं पानी के प्रेशर की वजह से। तो बहुत ज्यादा चले मसाइल हम है। ये दुआ करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में कम से कम इस बार सैलाब उस तरह नहीं आए और लोगों को वो मसाइल का सामना न करना पड़े नहीं, जिस अभी तरह तो पिछले साल शुरुआत करना है, पड़ा था। अभी तो आगे सैलाब की सूरत होगी ना। अभी तो शुरुआत, अभी तो पहला स्पेल है मॉनसून का, ये पहला स्पेल है जिसका आज चौथा रोज है। हम्म। अभी तो आगे चीजें चलेंगी ना, तो फिर उसके बाद देखेंगे क्या हम्म। होता है। अभी तक तो सूरत जो हमें लाहौर की नजर आ रही है, पहले स्पेल में खास तौर पे ऐसे नहीं हुआ था जिस तरह अभी जो है वो हमें नजर आ रहा है। जैसे पोश इलाके आपने देखे कि वो 3-3 4-4 फीट जो है वो डूब गए और पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया, और उस तरह पहले कभी नहीं हमने देखा। सारा सामान लोगों का खराब हो गया, अस्पतालों में पानी, स्कूलों में पानी, गलियों में पानी, बाजारों में पानी, मतलब हर जगह पानी ही पानी जो है वो हमें नजर आया। खास तौर पे जो अंडर पासिस अभी हम्म। न्यू बने उनमें पानी जमा हो गया, यानी कि नए अंडर पासिस जो बनाए गए उनका भी निकास का निजाम हमें कोई उस तरह से नजर नहीं आया। तो हसनैन, आप बात इसी कारकर्दगी के हवाले से करते हैं। आप चूंकि ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हैं और आपका नेटवर्क भी बहुत स्ट्रांग है, तो काइंडली बताइएगा कि आपको गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर वाले जो इलाके हैं वहाँ क्या हालात दिखाई देते? क्या आजाद कश्मीर में कोई पार्टी जीतेगी? जीतेगी तो किस बुनियाद पे जीतेगी? और ये जो जैक का मामला है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का रियासत के साथ मुआहदा हो गया है, वो कहाँ तक पहुंचा है? देखिए, अभी ये सारी जो है वो कोई हतमी तौर पर ऐसा मुआहिदा ना तो कोई सामने आया है और ना ही किसी जो पार्टी की तरफ से कोई हतमी तौर पर इस बात का ऐलान किया गया था, कोई ऐसी प्रेस रिलीज जारी की। ये बातें जो है वो पिछले 2 महीने से हम सुनते आ रहे हैं। जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ है तब से हम ये चीजें सुनते आ रहे हैं कि आज मुआहिदा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन दूसरी जानिब रियासत मुखालिफ जो बयानात हैं वो भी हम देख रहे हैं, और लोगों को उकसाया भी जा रहा है रियासत के खिलाफ, और चीजें की जा रही है कि जिस तरह से कश्मीर के हालात वहां पे रहे। क्योंकि हम, मैंने तो बड़ा करीब से देखा, बल्कि मेरी ऑलमोस्ट 1-2-3 बार डिस्कशन भी होती है वहाँ की जो रिहायशी हैं और जो सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हैं, तो उनसे कश्मीर के हालात के बारे में हम जानते भी रहते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसी मुआहदे के हवाले से कोई चीज ऐसी जो है वो हतमी तौर पर सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ आपने बात की इलेक्शन के हवाले से, तो इलेक्शन के हवाले से आपने जैसे जीपी में देखा कि वैसे अगर हम देखते हैं तो नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो इत्तेहादी है और गवर्नमेंट में मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन जब कोई ऐसी चीज आती है, कोई नेग्लिजेंस या कोई ऐसा जो है वो पब्लिक पर जब महंगाई का तूफान आता है, तो फिर पीपल्स पार्टी कहती है कि हम तो सिर्फ आईनी ओहदे लेके बैठे हैं, हम हुकूमत में शामिल ही नहीं है। और जब हम्म। इलेक्शन की बात आती है तो वहां पर भी नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी के सिंध के हवाले से बात करते हैं कि वहां पर ये हो गया, वहां पर कुछ नहीं किया, वहां पर सड़कें नहीं बनी, वहां पर जो एक प्रोजेक्ट है, अवामी प्रोजेक्ट्स हैं, वो कुछ नहीं हुए, तरक्याती काम कोई नहीं हुआ।
तो इसी तरह जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो नून लीग पर बात करते हैं, और खासतौर पर अभी बहुत ज्यादा जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे बात हो रही है कि अरबों रुपए की करप्शन के हवाले से राणा सनाउल्लाह ने भी जो बयान दिया है उस पर काफी ज्यादा जो है वो बहस हो रही है। और इसको देखा भी जाए तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो अरबों रुपया जो लग रहा है या जा रहा है, उसमें मुझे बताया ना कि क्या फायदा हो रहा है। हम अपनी कौम को, इसका मतलब है कि फिर भीख मांगने के लिए जो है वो बना रहे हैं या उनको भिखारी बनाने के लिए हम इतने पैसे दे रहे हैं। अगर इतने अरबों रुपए का अगर हम उसका कोई इंडस्ट्री या कोई ऐसी चीज करें जिसमें आवाम को रोजगार भी मिले, उसमें यंगस्टर्स को हम इंगेज करें और बेरोजगार हैं उनको अगर रोजगार मिल जाए, और इस तरह से अगर टेक्निकल लोगों को हम लेके चले, तो मेरा ख्याल है कि फ्री बांटने की बजाय ये इस तरह जो है वो, ये इससे मेरा जो मेरी अपनी जाती राय है कि ये एक सियासी स्टंट जो है वो मुझे तो लगता है, क्योंकि इससे कोई उस तरह से ना तो ऐसी इसकी कोई शफाफियत है। हर दौर में आप देखें, कोई भी दौर आया है ना तो उसमें बेहतर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर बात की हुई है, उसकी करप्शन के हवाले से जो है वो बहुत सारे स्कैंडल भी सामने आए हैं। अभी रिसेंट जैसे एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो है वो बहुत सारी खवातीन रजिस्टर्ड, वो खबर भी चलती रही, आपकी नजर से भी गुजरी होगी कि 5,000 शौहर निकल आए एक खातून के और इस तरह जीते हुई। और इसके साथ इमरान खान के दौर में, पीटीआई के दौर में हमने देखा कि उस वक्त भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर काफी ज्यादा जो है वो स्क्रूटनी की गई, और स्क्रूटनी के दौरान ऐसे सरकारी अफसरान निकले और ऐसे मतलब मुलाजमीन निकले जिनको कुछ तो घूस से, कुछ सरकारी थे ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे जो है उनको जा रहे थे, और कुछ ऐसे मतलब डीलर्स हैं जहां पर जिनकी रजिस्ट्रेशन की जाती है, जो फ्रेंचाइजीज है जहां से पैसे जो है वो आगे डिलीवर किए जाते हैं, वो भी ऐसी निकली है जहां पर घोस्ट जो है वो लोगों को आपने किया हुआ था और उनको पैसे जो है वो अकाउंट्स में जा रहे थे और निकल रहे थे, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड, कोई इस तरह से चीजें जो है वो मैनेज नहीं हो रही थी। इसलिए तो खास तौर पर इस तरह की चीजें या इस तरह के मंसूबे हैं, इसको जो है वो देखना चाहिए। और कश्मीर के हवाले से अभी क्योंकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और आपने देखा वहां पर चीजें इस तरह से हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि अगर इस बेस पे बात हो कि काम किसने ज्यादा किया या काम किसने ज्यादा किया, तो मेरा ख्याल है कि दोनों पार्टियां ही इस वक्त एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रही हैं। नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात कर रही है, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिंध में बुरी हालत। और अभी मैं आपको कल एक रिपोर्ट हम डिस्कस भी कर रहे थे अपने प्रोग्राम में, इंटरनेशनल एक इदारा है जो कि लिविंग स्टैंडर्ड के हवाले से जो है वो अपनी रिपोर्ट शायद रखता है। उसने एक रिपोर्ट दी है कि जो कराची शहर है, जो कभी रोशनियों का शहर होता था, कभी एक जबरदस्त शहर जो है वो दुनिया में माना जाता था रहायश के लिए, आज वो दुनिया के चौथे नंबर पे वर्स्ट तरीन शहरों में आ गया हुआ है। कि यानी दुनिया का वर्स्ट तरीन शहर है रहायश के हवाले से, कि आप वहां पर अगर रहायश इख्तियार करते हैं तो इस तरह का जो दुनिया का चौथा नंबर है वहां पे वो आ चुका है। तो उस बात का आप अंदाजा लगाएं। और ये जो रिसर्च की जाती है या एनालिसिस दिया जाता है या रिपोर्ट ये शाया करते हैं, तो ये सिर्फ ऐसे नहीं कर दी जाती, उसके अंदर लिविंग स्टैंडर्ड, उसके अंदर बुनियादी सहूलियात, हेल्थ, एजुकेशन, आपका जो रोड स्ट्रक्चर है, बाकी चीजें हैं, जो भी फैसिलिटीज है, सफाई सुथराई का निज़ाम है, आपकी तालीम का निज़ाम है, तो बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। तो उसके बाद उसका एनालिसिस करने के बाद ये रिपोर्ट दी जाती है। तो इस हवाले से अगर हम देखें, पिछले 12 साल से पीपल्स पार्टी जो सिंध में चीजें हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से कोई वहां पे काम हमें नजर आ रहा है। अब कहने को तो बहुत सारी चीजें उन्होंने की हैं, प्रोजेक्ट्स भी बड़े हैं और अनाउंस भी होते हैं, अरबों रुपया प्रोजेक्ट्स में जाता भी है। तो मेरा ख्याल है कि ये सब बातों की हद तक ही है। हसनैन, एक बात बताइएगा, अभी आपने जैसे जिक्र किया मंसूबों के हवाले से, तो बिलावल जब वहां गए हैं तो वो टॉन्ट कर रहे हैं पंजाब की गवर्नमेंट को, और मरियम नवाज वहां जब गई हैं तो उन्होंने जाते ही नवाज शरीफ साहब ने बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से जो है वो बिलावल को जवाब दिया है, टॉन्ट की बजाय उन्होंने उसको बड़े शफकत अमेज अंदाज में जवाब देने के साथ साथ मरियम साहिबा जो है उन्होंने कुछ वहां पे मंसूबों का ऐलान भी कर दिया, जैसे ग्रीन बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो प्रोवाइड करने का, और इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं। एक बात बताइएगा कि क्या शादी दी गई है। जी बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये चीजें क्या आपको लगता है ग्राउंड पे वहां वर्क करेंगी, क्योंकि जो जो भी वहां पे रिसेंटली कंडीशन थी आजाद कश्मीर में, तो क्या आजाद कश्मीर का वोटर जो है वो इन सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होगा, और अगर होगा तो आपको क्या लगता है कि क्या जिस तरह पंजाब में या फिर मरकज में नून लीग की गवर्नमेंट है, क्या आपको आजाद कश्मीर में फिर से नून लीग की गवर्नमेंट आती दिखाई देती है? अभी तक जो चीजें नजर आ रही हैं ग्राउंड पे, उससे तो लग रहा है कि नून लीग वहां पर मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि पंजाब में जिस तरह से चीजें मरियम नवाज ने मंसूबे जो प्लान किए, अपना घर अपनी छत स्कीम उन्होंने वहां पर कहा कि आपकी
आजाद कश्मीर में लोगों को कर्ज देंगे, उनसे जो है वो अपने घर बनाए और वहां पर, क्योंकि कश्मीर के ऐसे ऐसे इलाके भी हैं जहां पर रोड स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। मेरे पास एक मुलाजिम काम करते थे, कश्मीर के थे। वो यहाँ से जब वापस जाते थे तो वो कई कई दिनों बाद जब वो वापस लाहौर आते थे, मैंने पूछा यार कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या मसला है आपका? तो वो बताते थे कि हमारा जहाँ पे घर है वहां पर रोड ही नहीं है, हमें या तो पैदल तकरीबन कुछ घंटा चल के जाना पड़ता है या फिर घोड़े के ऊपर जो है वो हम वहां पर पहुंच सकते हैं। तो वहां पर क्योंकि पहाड़ी इलाका है और ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां पर एक्सेसिबिलिटी नहीं है, लोग आसानी के साथ ना मार्केट में पहुंच सकते हैं, ना शहरों में जा सकते हैं, ना कोई अपनी चीजों को कर सकते हैं। तो वहां पर ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखती हैं कि अगर आप बेसिक सहूलियात उनको वहां पर फराहम कर दें, खासतौर पर हेल्थ की सहूलियात, एजुकेशन की सहूलियात, और उसके साथ साथ जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहां पर बेहतर कर दिया जाए, तो उससे काफी ज्यादा जब इन्फ्लुएंस होंगे वोटर्स। और जिस तरह वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहब ने वहां पर जाकर खिताब किया, और दूसरी आपने बात की कि तनकीद के हवाले से, क्योंकि बिलावल जो है वो बड़ी टोंट अंदाज में जो है वो तकारीर कर रहे हैं। आपने गिलगित बल्तिस्तान की तकारीर सुनी, जब नवाज शरीफ वहां पर पहुंचे थे तो उसने वहां पर भी ये एक बयान दिया था कि ये अब लाहौर के लोग इधर आ गए हैं, बड़ा अजीब सा अल्फाज इस्तेमाल किए थे, अब मैं वो नहीं बोलना चाह रहा। तो इसी तरह जो है वो अभी जो कश्मीर की इलेक्शन है वहां पर भी बिलावल साहब जो भी तकरीर कर रहे हैं, तो वहां पर बड़े एक तनकीदी अंदाज में और बड़ा टोंट के अंदाज में वो बात करते हैं नून लीग के ऊपर और इस तरह से चीजें करते हैं। लेकिन इधर से हमने देखा कि अभी तक नवाज शरीफ की जानिब से या मरियम नवाज साहिबा की जानिब से कोई ऐसी उस तरह से कोई उनका जवाब देने की कोशिश नहीं की गई, ना ही उनको कोई तनकीद के ऊपर जो है वो कोई ऐसी बात की गई। अलबत्ता उन्होंने जो तकरीर की वो अपने हिसाब से उन्होंने बात की, और बल्कि इस पे सारे लोग हंस भी रहे हैं। अब ये उन्होंने शुगलन बात की है, शायद उन्होंने रियलिटी में बात की है कि अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो मैं शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे कश्मीर का वजीर आजम बना दे। तो इस पे काफी ज्यादा जो है वो बहस हो रही है, बल्कि जब ये बात उन्होंने की तो आपने देखा जो आवाम थी उन्होंने काफी ज्यादा जो है इस पे शदीद जो है वो रद्द-ए-अमल भी दिया और नारेबाजी भी की। तो इस तरह की सूरत हाल है, और जिस तरह मरियम नवाज ने पंजाब में जो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, अपना घर अपनी छत, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, और इस पे काफ़ी ज़्यादा जो गरीब अवाम है, उनको काफ़ी इसका फ़ायदा भी हुआ है, और उनको इंडस्ट्री लोन जो मिला है। तो अगर इस तरह के प्रोजेक्ट कश्मीर में हो जाते हैं, या आइंदा आने वाली अगर इनकी गवर्नमेंट आती है, चीज़ें होती हैं, तो मेरा ख़्याल है इससे कश्मीर का वोटर ज़रूर इन्फ्लुएंस होगा। अच्छा हसनैन एक बात बताइएगा, अभी ज़िक्र चूँकि चल रहा है सियासी तनकीद का, सियासी नक़ाद का, मौलाना फज़लुर रहमान साहब, जो कि तकरीबन हर हुकूमत का किसी न किसी तरीके से हिस्सा रहे हैं। उनकी तनकीद है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उन्होंने एक मुद्दा शुरू किया, शायद वो जज्बातियत में किया था। अवाम ने उसका रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि जी आपने गलत बात की, आप माफी मांगे, बजाय इसके कि उसको माफी मांग के खत्म किया जाता है, उसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है और उसमें मजीद आग में जो है वो घी डाला जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं, ये क्या सोची समझी उनकी प्लानिंग के तहत है, या उनसे बादल नखास्ता ऐसे ही अचानक से बयान हो गया और अब अपनी बयान के ऊपर उन्होंने कहा कि कायम रहना चाहिए, शर्मिंदगी होगी अगर हम माफी मांगेंगे? ये सारा एजेंडा जो है आपको क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या है सर? मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। एक तो होता है जज्बाती अंदाज या अचानक इंसान से हो जाना, लेकिन आप ये देखें कि मौलाना फजलुर रहमान कोई कल के बच्चे नहीं है। उन्होंने कितनी गवर्नमेंट जो है उनके साथ काम भी कर लिया है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी काम कर लिया है, पार्टियों के साथ मिलके भी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। तो अब तक उन्होंने, मेरा ख्याल है जितनी उनकी उम्र हो गई है सियासत में, इतनी शायद किसी की नहीं होगी। तो ये जो आप कहें कि जज्बाती अंदाज में उन्होंने तकरीर में ये बात कर दी, तो ये बिल्कुल एक समझ लें कि ना होने वाली बात है। उन्होंने प्रॉपर एक प्लानिंग के तहत ये चीज़ की है, और मेरा ख्याल है कि पिछले 10 से 12 साल आप देखें कि वो कश्मीर कमेटी का हिस्सा रहे, और उसमें अरबों रुपए के फंड्स जो हैं वो उन्होंने जो इस्तेमाल किए, और अभी बहुत सारी चीज़ें सामने भी आ रही हैं, और उस वक़्त भी इस पर तनकीद काफ़ी ज़्यादा की जाती रही, क्योंकि ये कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे और उसके जो मेंबर्स थे, तो उनको एतमाद में लेके चीज़ें की जाती थी। लेकिन ये बाहर के ममालिक के दौरे करते रहे, और बजट जो था वो वहाँ से गवर्नमेंट का जाता रहा, और इतना ज़्यादा जो है वो अरबों रुपए का बजट इन्होंने इस्तेमाल किया, और उसपे कोई भी आप देखें आज तक जब तक ये कश्मीर कमेटी के हो रहे हैं, तो उसमें कोई भी खातर-ख्वाह आपने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं देखी, कोई ऐसा कोई एक कैंपेन चलती हुई नहीं देखी कश्मीर के हवाले से। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, और अभी ये 3-4 साल से जब से ये आउट हुए हैं, तो उनको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि वो क्या करें।
तो जब उनको कोई चीज नजर नहीं आ रही तो फिर उन्होंने कहा कि यही एक तरीका है कि इस तरह से जो है वो बात की जाए, ताकि मैं इस तरह से कोई चीज करूंगा। तो फिर केपी में आपने देखा, केपी में भी उन्होंने काफी ज्यादा कोशिश की कि पीटीआई की गवर्नमेंट अगर हटाई जाती है या खत्म होती है, क्योंकि कैंपेन चली हुई थी और उसमें काफी ज्यादा एक बैकलॉग भी आ गया था, एक नया ब्लॉक बन गया था। तो उस वक्त भी मौलाना साहब कह रहे थे कि मुझे जो है वो केपी की गवर्नमेंट दी जाए, या मुझे सेनेट में जो है वो चेयरमैन सेनेट बनाया जाए, बल्कि सदर के लिए भी ये मौलाना साहब उम्मीदवार रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा कि किसी भी तरह से मेरी कोई बात जो है वो नहीं सुन रहा या कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर अब यही तरीका बचा है कि इस तरह आप सामने आए और सामने आके जो है हमारे सौदा के हवाले से ऐसी जो है वो गलत बात करें जिस तरह से ये इन्होंने किया। मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस तरह से शोधा के हवाले से खास तौर पर इस तरह की बात करनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए ना जैसी उन्होंने बात की कि उनको पे किया जाता है, चीजें की जाती है, तो आपके जो लोग हैं या आप खुद या आपके बच्चे या आपके रिलेटिव क्यों नहीं जाके सरहदों पर लड़ते, क्यों नहीं मुल्क की हिफाजत करते? आप देखिए ना कि अब एक सिस्टम है, एक निजाम है, तनख्वाह है, आप काम करते हैं, वो सबका है, लेकिन अगर आप अपनी जान मुल्क के लिए देते हैं तो ये हर कोई तो नहीं दे सकता ना, हर कोई तो शहीद नहीं ना हो सकता। तो ये मौलाना साहब को जरा सोचना चाहिए, इस पर काफी ज्यादा रंजीदगी हुई है और मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ उनका एक तरीका है कि वो स्टैब्लिशमेंट उनसे बात करे या गवर्नमेंट उनसे बात करे या कोई ना कोई ऐसा एक मेल जो बंदा है उनसे बात करे और उनको किसी न किसी तरह से वो चाह रहे हैं कि आप वो किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट का हिस्सा बने और उनको कुछ ना कुछ मिले, ताकि 3-4 साल हो चुके हैं जो उनकी जमा पूंजी थी, मेरा ख्याल है वो खत्म हो चुकी है। तो अब वो चाह रहे हैं कि मुझे कुछ ना कुछ दिया जाए ताकि मेरे आइंदा आने वाले जो निजाम है वो मेरा आसानी के साथ चल सके। हसन, अभी आपने चूंकि बताया कि रेलिवेंट रहने के लिए मौलाना साहब जो है ये सब कुछ कर रहे हैं, तो एक और पार्टी भी है जो रेलिवेंट रहने के लिए कभी कोई बयान दे देती है, कभी कोई शगुफा छोड़ देती है, कभी उनकी कोई बहन अलीमा खानम साहिबा जो हैं चेयरमैन की, सबका चेयरमैन की, वो कोई ऐसा बयान दे देती हैं कि वो इंडिया उठा लेता है। कभी इमरान खान साहब की जो बहन है नौरीन साहिबा, वो एक ऐसा पॉडकास्ट में बयान दे देती है कि जी मोदी जो है वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन उन्हीं की एक और बहन है उज़मा खानम साहिबा, जब उनसे सवाल करने की कोशिश की जाती है तो उन्होंने बड़ा मुदल्लिल और उन्होंने एहतियात का रवैया अख्तियार किया। आपको क्या लगता है कि उज़मा खानम साहिबा जो है वो क्या वो थोड़ा अकल का मुजाहरा कर रही हैं, डर गई हैं, या उन्हें किसी ने समझाया है, या इन तीनों बहनों को अकल आ गई है अपने जो पिछले तमाम गलत तजर्बात थे उससे? देखिए आप खुद भी बेहतर समझती हैं कि अब तक जो चीजें वो कर चुके हैं ना, वो उनको भी अब पता चल चुका हुआ है कि वो रियासत मुखालिफ हैं, बल्कि पाकिस्तान मुखालिफ है और बल्कि उनके अपने मुखालिफ भी हैं। कि अब देखिए अगर आप अपने मुल्क में बैठ के अपने मुल्क के साथ जो है वो एक इस तरह की दो नंबरी कर रहे हैं कि एक मुखालिफ एजेंडा, एक इंडियन एजेंडा जो है वो आप लेके यहाँ पे जब बात करेंगे और एक सबको चीज नजर आ रही है, जिस तरह नौरीन खान साहब का बयान था कि मोदी के हवाले से, आप देखें कि मतलब ये कोई बात एक कॉमन सेंस है कि कोई मान सकता है कि इस तरह से कोई चीज है जिस तरह से वो कह रही है। तो ये एक जो है ना वो बौखलाहट की सूरत हाल होती है कि जब उनको कोई चीज नजर नहीं आ रही तो फिर वो कहते हैं कि चलो कोई ऐसा बयान दिया जाए जिसके बाद जो है वो उनकी तरफ कोई ना कोई लोग अट्रैक्ट हो या उन पर कोई बात करे या वो रेलिवेंट नजर आए। क्योंकि आपने देखा कि जब भी अब मंगल वाले दिन जो का एहतजाज होता है वहां पर वो जाते हैं मुलाकात के लिए, तो मेरा ख्याल है कोई भी लोग वहां पे जो है वो उस तरह से नहीं आते, बस उनके साथ तो हसन, लाखों का मजमा होता है, आप क्या कर रहे हैं? वहां पे लाखों का मजमा होता है हर मंगल को। सारी ट्रैफिक तो चल रही होती है, रोड पूरा खुला होता है और लाखों का मजमा मुझे नहीं, वो फिर लाख शायद कुछ और तरह से हो सकते हैं। वो तो फिर हलीमा खानम साहिबा ने कहा नहीं था कि हमारे धरनों में, हमारे जलसों में फरिश्ते आते हैं? नहीं आते क्योंकि लोग अब जो है ना वो थक चुके हुए हैं, अब उनको पता चल चुका हुआ है कि इनके साथ रहने का कोई फायदा नहीं है, कोई चीज नहीं मिलनी। अगर इनके साथ मजीद चलेंगे तो वो मजीद जो उनके पास कोई रही सही जो चीज रह गई है वो भी खत्म हो जाएगी, वो अपनी लाइफ है वो भी इससे भी हाथ धो बैठेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब लोगों को समझ आ गई है कि ये जो एक एजेंडा लेके चल रहे थे, जिस एजेंडे पे काम किया जा रहा था, जो एजेंडा पाकिस्तान में लागू करने की कोशिश की गई, अब वो नहीं हो सकता। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान पे इंटरनेशनल लेवल पे अभी जो हमारी खारजी पॉलिसी, खारजा पॉलिसी के हवाले से जो चीजें हुई हैं, हमने खारजी वोट पे जो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, उस पर अब पूरी दुनिया जो वो तारीफ कर रही है। पाकिस्तान का नाम जो है वो हर मुल्क लेकर बाकायदा तौर पर शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए जब वो हर जगह पर एक अच्छे अल्फाज का नाम लिया जा रहा है। जहां पर आपने
देखा होगा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट को, जो पाकिस्तानियों को, अभी मेरे दोस्त आए थे यूके से मुझे मिले थे 2-3 दिन पहले, तो वो मुझे बता रहे थे, कहते यार जिस तरह से हम यूके में जाते थे पहले लोग हमें बिल्कुल अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन अब वो हमारी तारीफें करते हैं कि यार आपने बड़ा एक अच्छा काम किया, जिस तरह से ईरान और अमेरिका की तीसरी जंग के हवाले से आपने बेहतरीन किरदार अदा किया। तो उस वक़्त अगर उस रात ये चीज़ ना होती, जंग बंदी अगर ना होती, सीज़ फायर ना होता, तो शायद इस वक़्त हम तीसरी जंग के अंदर जो है वो अ, चले जाते। और उसके आपको पता है कि इस वक़्त की जंग जो है, और अगर अल्लाह ना करे न्यूक्लियर शुरू हो जाती वॉर, तो फिर सब कुछ ही खत्म हो जाना था, ना आप यहाँ पे प्रोग्राम हम्म। तक में बैठे होते। तो इस हवाले से जो है ना, अब उनको मेरा ख्याल है कि समझ आ चुकी है कि आप सीधा रास्ता जो है वो, मेरा ख्याल उनको लगता है कि उस पे आ जाना चाहिए, और वो आने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि चीज़ें जो है वो बेहतर की जा सके, क्योंकि पहले जो वो कुछ कर चुके हैं, अब मेरा ख्याल है कि उनको समझ आ गई। हसनैन, अभी बात आपने की एजेंडा की। फखर दुरानी साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे, अरसा दराज से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म उनका बड़ा नाम है। 2-3 दिन कबल उन्होंने द न्यूज़ में एक स्टोरी पब्लिश की कि किस तरीके से वो रॉ के साथ इन कांटेक्ट रहे, रॉ के एजेंसी ने उनको किस तरह जो है वो ये कहा कि पाक अफ़वाज के खिलाफ आपने लिखने हैं आर्टिकल्स, बलोचिस्तान के खिलाफ आपने लिखने हैं, अफगानिस्तान के हक में लिखने हैं, कश्मीर में पाकिस्तान के जुल्म सितम के ऊपर लिखना है आपने, और 70,000 पर आर्टिकल उनको जो है ऑफर किए गए थे। और ये बताया गया था कि बहुत से और लोग जो हैं वो भी इस टीम के साथ, इस रॉ के उन एजेंट्स के साथ राब्ते में हैं जो सहाफियों और इन्फ्लुएंसर्स में से है। और जब फिर फखर दुरानी साहब ने जवाब में पूछा कि अगर मुझे कुछ हो गया, तो उनको ये कहा गया जी हम आपको यूके ले जाएंगे, बरतानिया ले जाएंगे। तो सवाल अब आपसे मैं ये करना चाहूंगी कि जिस तरह उनको ये ऑफर की गई कि बरतानिया ले जाएंगे, तो ये जो बाहर बरतानिया में बैठे हुए पाक अफवाज के खिलाफ बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटी है कि ये उन्हीं के पैनल के ऊपर, उन्हीं के एजेंडा के ऊपर है, और पाकिस्तानी सहाफियों और इन्फ्लुएंसर को खरीदने की बात की जा रही है, उनको पैसे दे के पाकिस्तान के खिलाफ बुलवाने की बात की जा रही है? कौन लोग हैं हमारी सफों में, वो कौन सी काली भेड़ें हैं जो ये कर रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने देखा कि जब पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से हमने जो इंडिया है उसको जिस तरह से हमने बलूचिस्तान में शिकस्त दी, और ख़ास तौर पर जब हमने उनके एजेंट्स पकड़े, उनके नेटवर्क को तबाह किया, तो फिर उनके पास कोई ऐसी चीज़ बची नहीं जिससे वो पाकिस्तान में मज़ीद जो है वो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर सके, दहशतगर्दी फैला सके। अच्छा, जब इन्होंने अफ़गानिस्तान को फंडिंग करके जो है वो बलूचिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करवाने की कोशिश की, तो फिर हमने जब अफ़गानिस्तान को जवाब दिया मुँह तोड़, और उनको बताया कि हमारा नमक खा के आप हमारे साथ ही गद्दारी जब करेंगे, तो फिर हम आपको इस तरह नहीं छोड़ेंगे, फिर आपको घर तक छोड़ के आएँगे, और ये हमने बताया भी। और फिर ईरान आपने देखा, अफ़गानिस्तान इधर-उधर जो है वो फिर जाके माफ़िया भी माँगता रहा कि हमारी जान छुड़वाएँ, पाकिस्तान को कहें कि हमारे ऊपर इस तरह से ना करें, हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर उन्होंने ये बयान भी जारी किया जी हम दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करते और इस तरह से, लेकिन बाद में हरकतें उनकी फिर उसी तरह रही। फिर उन्होंने इसराइल को साथ जो है वो अपने इन्वॉल्व कर लिया। फिर इसराइल, मोसाद और रॉ एजेंट के मिल के उन्होंने एक नेटवर्क जो है वो एनेक्सिस बनाया, जिसका हेड जो इन्होंने एक दफ्तर जो है वो अफगानिस्तान के अंदर भी खोला। अल्लाह का शुक्र है कि जब अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान की हिफाजत करेगा, तो मेरा ख्याल है कोई भी दुश्मन जो है वो हमारे खिलाफ इस तरह की हरकत जो है वो नहीं कर सकेगा। और दूसरी बात रही इन्फ्लुएंसर की, जब ये सारी चीजें करके वो थक गए, उनसे कुछ नहीं बन सका, तो फिर उन्होंने कहा कि आप जो है ऐसे लोगों को पकड़े कि जो जो है वो इस तरह का हमारा काम कर सकते हैं, जो पैसों के लालच में आ सकते हैं, जो लालची लोग हैं। तो फिर उन्होंने ऐसे लालची लोगों का इंतखाब किया, फिर उन्होंने उनको ऑफर्स दी। लेकिन कुछ तो थे जो पाकिस्तान के हक में थे और जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले थे, उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। लेकिन जो लालची लोग थे, उन्होंने फिर पैसों के लालच में आकर, फिर आपको पता ही है जिस तरह से वो रियासत मुखालिफ बात करते हैं और इंडियन एजेंडे पे बात करते हैं, रॉ के एजेंडे पे बात करते हैं, उस तरह जो उनकी तरफ से लाइन आती है उस पर बात करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि इनको भी बहुत जल्द जो है वो समझ आ जाएगी। जब उन्होंने इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करके टिश्यू की तरह इनको फेंक देना है, तो फिर ये खुद इस बात को समझेंगे कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर ये माफिया भी मांगेंगे और बाकी चीजें भी करेंगे। तो ये अभी उनको दरअसल जो है वो समझ नहीं आ पा रही कि हम क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि अब इंडियन जो है वो हर तरह से कोशिश करते हैं। क्योंकि आपने देखा कि जब खारजा पॉलिसी के हवाले से फिर मैं दोबारा बात करूंगा कि जब अमेरिका और ईरान के हवाले से जंग बंदी हो रही थी, और जब एमओयू के लिए जब वो पाकिस्तान में जो नायब सदर जीडी वैंस आए थे अमेरिकन, तो उस वक्त भी इंडिया जो है उसको भी कॉर्नर कर दिया गया था, बल्कि वो खुद कॉर्नर हो गया था कि उनको कोई पूछ ही नहीं रहा था। और उसने कई दफा मिन्नतें समाजत की,
मोदी साहब ने कि आप जेडी वैंस साहब पाकिस्तान अगर आ रहे हैं तो वो कम से कम एक दफा हमारे पास चक्कर ही लगा जाए, चलो हमारा जो है वो इस तरह से भरम रह जाएगा या कोई चीज ऐसी हो जाएगी। क्योंकि वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंडियन मीडिया ने फिर उनको अच्छा खासा नतारा मोदी साहब को कि आप कहाँ बैठे हैं, पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच गया, किस तरह से वो अमन की कोशिश कर रहा है, जंगबंदी करवा रहा है, चीजें करवा रहा है, और आप दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, आप हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं और आप हिंदुइज्म को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की बात करते हैं। क्योंकि आपने देखा कि जब भी इलेक्शन आए हैं, मोदी खास तौर पर जब भी रहा है, जब भी इंडिया में इलेक्शन की बात हुई है या इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है, तो उससे पहले कोई ना कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाता है वो, जैसे पहलगाम करवाया, पुलवामा कराया, इससे पहले जो उड़ी वाला हुआ। तो इस तरह से वो उसका बेसिकली मिशन भी ये है इंडिया का, जब तक मोदी है, क्योंकि सारे जो हम मोदी की लाइन को लेके चलते हैं, उसकी डायरेक्शन पे चलते हैं कि दहशतगर्दी करो, जिस तरह से भी हो सके मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से काम करवाओ ताकि इनको जो है वो नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन जब तक अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान पर मेहरबान है और पाकिस्तान मुसलमान जो है वो इस तरह खड़े हैं उनके सामने डट के, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से इंडिया जो है वो पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा सकेगा, या ऐसे कुछ काली भेड़ें जिनको पैसों के लालच में अगर कोई ऐसी चीजें करवाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके इस तरह कहने से, क्योंकि हमारी जो आवाम है वो बहुत शऊर रखती है और अब उनको काफी ज्यादा शऊर आ भी चुका है, पढ़े लिखे लोग हैं और वो चीजों को समझते हैं कि कौन सी बात कहाँ से हो रही है और कौन सी चीज कौन कहलवा रहा है और ये लाइन जो है वो कहाँ से आ रही है। तो ये मेरा ख्याल है अब हर बच्चा बच्चा पाकिस्तान का समझता है और उनको अच्छी तरह पता है कि कौन सी चीज ठीक है और कौन सी चीज गलत है। हसनैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हसनैन की राय से आप मुत्तफिक हैं या नहीं, आगाज जरूर कीजिएगा। जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन परोश को मर जाना चाहिए। और वो लोग जो कि रॉ या दूसरी पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के आलाकार बन के पाकिस्तान और अपनी धरती माँ के खिलाफ लिखते हैं, बात करते हैं, पोस्टिंग करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।